रीमा एक अनाथ लड़की और स्वभाव से बहुत ही सुंदर थी। रीमा की शादी मनोज नाम के एक अमीर लड़के से होती है। घर में सबको रीमा बहुत ही पसंद थी, लेकिन उसकी सास कमला को रीमा एक आग भी नहीं भाती थी। ऐसे में एक दिन उनका व्यापार पूरी तरह से डूब जाता है। सारे लोग रास्ते पर आ जाते हैं। तभी उसकी सास उसे ताना देने लगती है। ये सब इस मनहूस रीमा की वजह से हो रहा है। उसी की वजह से आज हम कंगाल हो गए। जन्म के बाद माँ बाप को खा गई और अब हमें भी नहीं छोड़ रही। ये क्या बात कर रही हो मनोज की माँ? जरा अपनी जुबान पे लगाम दो। ससुर मधुकर राव उसे चुप कराते हैं, पर सास की बातों से रीमा रोने लगती है। तब मनोज उसे समझाता है। अरे रीमा, तुम्हें तो पता है ना माँ का स्वभाव। तुम उनकी बातों को दिल से मत लगाओ। देखना, माँ ही तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करेगी। वो सारे एक महल से छोटे से घर में रहने लगते हैं। सुधाकर और मनोज के काम पर जाने के बाद रीमा की सास उसे ताने मार मार कर दुखी कर देती थी, पर रीमा कभी भी उन्हें उल्टा जवाब नहीं देती थी। ऐसे में एक दिन की बात है, पड़ोस के घर से रीमा को कुछ आवाजें आती है। वो उनके घर जाकर उनके चिल्लाने का कारण पूछती है। तब उसकी पड़ोसन कहती है, देखो ना, ये खाना नहीं खा रहे हैं। खाएंगे नहीं तो इनकी तबीयत कैसे ठीक होगी। कह रहे हैं कि मुंह का स्वाद ही नहीं है। अरे, बुखार में ऐसे ही होता है। मेरे पास अचार है जो मैंने कल ही बनाया है। खाने के लिए वो देती हूँ, उससे मुंह का स्वाद आ जाएगा। रीमा फौरन अपने पड़ोसन को अचार ला कर देती है। पड़ोसन और उसके पति को वो अचार बहुत ही पसंद आता है। पर जब ये बात रीमा के सास को पता चलती है, तब वो रीमा पर गुस्सा करने लगती है। अरे, यहाँ घर में खाने के लाले पड़े हैं और तुम पड़ोसियों को घर का अचार बांट रही हो। तुम्हें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। सास रीमा को इस तरह भला बुरा कह रही थी कि तभी पड़ोसन आती है और कहती है, अरे रीमा, तुम्हारे अचार में तो जादू है। अचार खाते ही मेरे पति खाना खाने लग गए। सच में तुम्हारा बनाया हुआ अचार बहुत ही स्वादिष्ट था। तुम एक काम क्यों नहीं करती रीमा? घर में अचार बना के क्यों नहीं बेचती? पड़ोसन की बातें सुनकर रीमा भी अचार बनाने का ठान लेती है। रात को जब सब घर में रहते हैं, तब रीमा अचार बेचने की बात करती है। तब मधुकर और मनोज उसे इस बात की मंजूरी देते हैं, पर रीमा की सास कहती है, अरे, आप लोगों की अकल घास खाने चली गई है क्या? इस रीमा को तो कुछ समझ नहीं आता, पर तुम लोग तो समझ सकते हो ना। यूं रास्ते पर अचार बेचना हमें शोभा नहीं देता। गरीब हो गए तो क्या, लेकिन गांव में हमारी इज्जत अभी भी है। अरे, फिर से वही बात लेकर बैठ गई। वैसे मनोज की माँ, मेहनत करने से कोई इज्जत कम नहीं होती और उसके काम करने से हमारे घर में पैसे ही आएंगे ना। मधुकर और मनोज से परमिशन लेकर रीमा घर में अचार बनाने का काम करने लगती है। अचार बनाकर वो बाजार में बेचने लगती है। उसके बनाए हुए अचार का स्वाद गांव में सभी को बहुत पसंद आता है। रीमा के अचार की तारीफ गांव में चलती है। ऐसे में एक दिन कुसुम नाम की एक औरत रीमा के पास आती है और कहती है, मेरा नाम कुसुम है। मैं पापड़ बनाने का काम करती हूँ। मैंने देखा है तुम्हारा काम और तुम्हारा अचार भी बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं सोच रही हूँ, अगर हम दोनों एक साथ काम करेंगे तो हमारा व्यापार बड़ी ऊंचाई पर जाएगा। रीमा कुसुम से हाथ मिलाती है। कुसुम की मदद से रीमा को अलग अलग अचार के ऑर्डर मिलने लगते हैं। अब अचार बनाने का काम रीमा अकेली नहीं कर सकती थी, इसलिए आस पड़ोस की महिलाओं को वो अपने साथ काम पर ले लेती है। इस तरह रीमा सभी प्रकार के अचार बनाने लगती है, जैसे नींबू, आम, आंवला, मिर्ची और भी बहुत कुछ। अब धीरे धीरे रीमा का अचार का व्यापार आसमान की बुलंदियों को छूता है। घर में रीमा की इस प्रगति से सारे लोग खुश हो जाते हैं। उसी वक्त रीमा को व्यापार संघ की तरफ से बेस्ट व्यावसायिका का अवार्ड मिलता है। उस अवार्ड प्रोग्राम में रीमा कहती है, मेरी इस प्रगति के लिए मेरे साथ काम करने वाली महिलाएं और उसी के साथ साथ कुसुम दीदी का बहुत ही बड़ा हाथ है। मेरे घर वालों ने तो हमेशा मेरा उत्साह बढ़ाया है। मेरी सास सास नहीं बल्कि माँ है, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है।
इसीलिए आज मैं यहाँ तक पहुँच सकी हूँ। रीमा की मुंह से अपने बारे में ऐसे शब्द सुनकर रीमा के सास को अपनी गलती का एहसास होता है। वो रीमा से माफी मांगती है और उसे अपने बेटी के जैसे ही प्यार करने लगती है। रीमा की अचार की वजह से उनकी हालत भी ठीक हो जाती है और उनका घर उन्हें वापस मिल जाता है। इस तरह से रीमा ने गरीबी में भी मेहनत करके अपना मुकाम हासिल कर लिया। रोहित के पिता एक गरीब किसान थे। रोहित को जैसे तैसे करके वो पढ़ा रहे थे। कॉलेज का आखिरी साल था और फीस भी भरनी थी। तब रोहित अपने पिता के पास जाकर कहता है, पिताजी, कॉलेज में 50,000 रुपए भरने हैं। अगर आज फीस नहीं भरी तो मैं परीक्षा नहीं दे पाऊंगा और मेरी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ठीक है बेटा, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। सूखे के कारण फसल नहीं हुई और आमदनी भी नहीं। मैं बहुत परेशान हूं, नहीं तो मैं तुम्हें कब का पैसे दे देता। इस बार बेटा तू ही कहीं से इंतजाम कर ले। उस दिन से रोहित भी पैसों के लिए परेशान था। वो अपने दोस्तों से मदद मांगता है, पर वहां से भी कोई उसे मदद नहीं मिलती। रोहित को अपने पिताजी पर बहुत गुस्सा आता है। मैं क्यों ऐसे गरीब घर में पैदा हुआ? अब क्या मैं पढ़ाई छोड़कर काम करूं? पिताजी ने तो हाथ ही खड़े कर दिए, अब कहाँ जाऊं? इस तरह रोहित गुस्से में था कि तभी उसे रास्ते में एक बूढ़े बाबा आइसक्रीम बेचते हुए दिखाई देते हैं। वो तो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। ऐसे में रोहित उसके पास जाता है और कहता है, अरे बाबा, आपको ठीक से चलना भी नहीं हो रहा और इतनी धूप में ये काम क्यों कर रहे हो आप? अरे बेटा, मेहनत की कमाई करके खाता हूँ। मुझे ऐसी ही मिली हुई रोटी ज्यादा स्वादिष्ट लगती है और मैं बूढ़ा हुआ तो क्या हुआ, किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। बूढ़े बाबा की मेहनत की बात सुनकर रोहित को अपनी सोच पर शर्म आती है और वो कहता है, अगर बाबा बूढ़े होने पर भी काम कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं तो हट्टा कट्टा हूं। अब मैं भी फीस का इंतजाम खुद करूंगा। ऐसा सोचकर दूसरे दिन से रोहित आइसक्रीम बेचने का काम शुरू करता है। वो गांव-गांव जाकर आइसक्रीम बेचने लगता है। एक बार तो गांव के चौराहे पर वो आइसक्रीम बेच रहा था। तब उसे उसके कॉलेज में पढ़ने वाले दोस्त देख लेते हैं। उनमें से मदन भी उसे देख लेता है। वो अमीर घर के होने के कारण उसे बड़ा घमंड था। रोहित को देखकर वो सोचता है, अरे ये तो रोहित है। कॉलेज में सब इस गरीब की बेवजह तारीफ करते रहते हैं। आज इसका अच्छा मजा लेने का मौका मिला है। ये सोचकर मदन रोहित के पास जाता है। आइसक्रीम खरीदने के बजाय वो रोहित से बकवास बातें करने लगता है और ग्राहकों का समय रहता है। तब रोहित उसे कहता है, देख मदन, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरे काम का समय है, बीच में आकर मेरा काम खराब मत कर। अगर आइसक्रीम चाहिए तो बोल, नहीं तो चला जाए यहाँ से। अबे मुझे नहीं चाहिए तेरी कोई सड़ी हुई आइसक्रीम। मैं तो तुम्हें आइसक्रीम चैलेंज दे सकता हूँ। दूसरों को आइसक्रीम खिलाता है, खुद 10 सेकंड में आइसक्रीम खाकर दिखा। रोहित थोड़ी देर सोचता है और कहता है, मुझे तुम्हारा ये चैलेंज मंजूर है, लेकिन अगर मैंने ये चैलेंज पूरा किया तो मुझे इनाम में कुछ पैसे चाहिए और वो भी 50,000 रुपए। बोलो मंजूर है? मदन हंसते हुए रोहित की बात मान लेता है। मदन को लगता है कि रोहित इतना ठंडा आइसक्रीम क्या कोई भी इस धरती पे 10 सेकंड में कोई आइसक्रीम नहीं खा सकता। मदन आजू बाजू के लोगों को बुलाकर रोहित के चैलेंज को बताता है। उस पर रोहित कहता है, देख मदन, अपनी बात से मुंह करना नहीं। देखो गाँव वालों, अगर मैं जीता तो ये आपकी जिम्मेदारी कि आप मुझे इस मदन से पूरे 50,000 रुपए दिलाएंगे। इस तरह लोग भी मान जाते हैं, मदन भी मान जाता है। मदन मोबाइल में 10 सेकंड्स का टाइम लगाता है। रोहित ठंडा आइसक्रीम निकालकर खाने लगता है। सारे गांव वाले भी देखते रहते हैं और ये क्या, देखते देखते रोहित 9 सेकंड में ही पूरा का पूरा आइसक्रीम खा लेता है। गांव वाले रोहित के लिए तालियां बजाते हैं। अब रोहित को 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। इस बात से डरकर मदन भागने की कोशिश करता है। तब गांव वाले मदन को पकड़कर रोहित को पैसे देने के लिए मजबूर करते हैं। इस तरह मदन रोहित को 50,000 रुपए दे देता है